वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का ज्योग्राफी का ये चैप्टर है, चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब हो गया मानव पर्यावरण बस्ती, ट्रांसपोर्ट मतलब हो गया आवागमन के साधन मतलब परिवहन, एंड कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार के साधन, जिससे हम अपने आइडिया विचार को एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। आगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया हुआ है जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दिया हुआ है सेटलमेंट मतलब हो गया बस्तियाँ, वैसे जगह जहाँ मनुष्य घर बनाकर रहना शुरू करते हैं तो उसको सेटलमेंट या विलेज बस्ती बोलते हैं। उसके बाद हो गया साइट मतलब स्थल, वह स्थान जहाँ कोई भवन या बस्ती विकसित की जाती है वो साइट हो जाता है। रूरल सेटलमेंट ग्रामीण बस्तियाँ कौन सी जगह होता है? वे बस्तियाँ जहाँ मनुष्य प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है तथा जहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जितनी सुविधाएं चाहिए। अर्बन सेटलमेंट, अर्बन मतलब नगर शहर का, विकसित बस्तियां जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हों तथा जो जीवन स्तर और व्यवसाय की दृष्टि से उन्नत हो, मतलब शहरी जगह जहां शहरी बस्तियां बसती हैं वो हो गया अर्बन सेटलमेंट। ट्रांसपोर्ट परिवहन, इसका अर्थ है यात्रियों या माल दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का साधन। या तो उसमें पैसेंजर जा सकते हैं या फिर गुड्स, यहाँ पे पैसेंजर और गुड्स और बोथ ये दोनों को ले जाने और ले आने का साधन। कम्युनिकेशन जिसको संचार कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना भेजना या प्राप्त करने की जो सुविधा होती है, जो सिस्टम होता है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, उपग्रह संचार प्रणाली, एक संचार प्रणाली जिसमें मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रेक्षित किया जाता है, मतलब इंस्टॉल किया जाता है ताकि रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जा सके जो दूर के स्थानों तक प्रेषित होते हैं। यह संचार प्रणाली दूर दराज के स्थानों पर होने वाली घटनाओं का सीधा प्रसारण करने की अनुमति देती है। तो इसमें सैटेलाइट की सुविधा जो होती है, जिससे जैसे DTH हो गया, तो उस तरह की सुविधाएं मिलती है लोगों को। यहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है। इस पैराग्राफ में हम बताते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स दोज सराउंडिंग्स एंड कंडीशन विच आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ मैन। इस पैराग्राफ में यह बतला रहा है मानवीय पर्यावरण का अर्थ वे परिवेश और परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के अस्तित्व और विकास से जुड़ी हुई हैं। जीवमंडल के कुछ प्रमुख घटक के रूप में मनुष्य ने पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। उनका अपना जीवन भी प्राकृतिक पर्यावरण के भौतिक तत्वों से प्रभावित होता है। हालांकि अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता के कारण उसने न केवल अन्य प्राणियों पर प्रभुत्व प्राप्त किया है बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और उन्हें अपने लाभ के लिए बदलने की क्षमता भी हासिल की है। तो मनुष्य ने अपने कौशल से, अपने टैलेंट से सभी जीवों पर प्रभुत्व प्राप्त किया है, मतलब उसको अपने अनुसार वो उसका स्वामी बन गया है। अब यहाँ पे हो गया सेटलमेंट मतलब हो गया बस्ती होता है। देखिए यहाँ पे बतला रहा ऑन स्टडिंग द एरा ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राचीन काल से मानव विकास के युग का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य एक आदिवासी के रूप में रहता था। धीरे धीरे उसने खेतों का आविष्कार किया और एक अधिक स्थायी जीवन शुरू किया, एक ही जगह पे रहने लगे। उसने एक उपयुक्त स्थान की तलाश की जहां अपना घर बना सके। अपने बसने के लिए उसने जिन अन्य कारकों का विचार किया वे थे अनुकूल जलवायु, पानी की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी और उपयुक्त भूमि। वह स्थान जो इन सभी शर्तों को पूरा करता है उसे साइट कहा जाता है। तो ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे सभी तरह की अनुकूल व्यवस्थाएं हों।
तभी इंसान वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रह सकता है। आगे देखते हैं। मैन ट्राइड टू ऑर्गेनाइज हिज लाइफ थ्रू वेरियस डिस्कवरीज लाइक फायर, मेटल, व्हील, एग्रीकल्चर etc। इस पैराग्राफ में बतला रहा है मनुष्य ने अग्नि, धातु, पहिया, कृषि आदि अनेक आविष्कारों के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया तथा सामुदायिक जीवन की कला विकसित की। इस प्रकार उसने सहयोग और भाईचारे के गुणों को विकसित किया तथा निरंतर प्रगति करते हुए 21वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सबसे उन्नत स्तर पर पहुंच गया। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल पे पहुंच गया है। अभी ये विज्ञान का युग ही है, हम लोग जिस युग में रह रहे हैं। इस पैराग्राफ में बतला रहा है भूगोल के संदर्भ में बस्ती का मतलब है लोगों का सामूहिक निवास, जहाँ पे कई सारे लोग एक साथ बसते हैं, उसी को सेटलमेंट या बस्ती कहते हैं। सामूहिक निवास क्षेत्र जो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे गांव, शहर या महानगर। समय और परिस्थितियों के अनुसार एक छोटी बस्ती एक बड़े महानगर के रूप ले सकती है। विकसित होते होते एक छोटी सी बस्ती जो है वो महानगर के रूप में बदल जाती है। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, बस्तियों के प्रकार, अलग अलग बस्तियां होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ हाउसेज पीपल बिल्ड सेटलमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टेम्परेरी सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट। इस तरह से ये बांटा गया है। यहाँ बतला रहा है लोगों द्वारा बनाए गए घरों के प्रकार के आधार पर बस्तियों को मोटे तौर पर इस प्रकार बांटा जा सकता है। अस्थायी बस्तियाँ और अस्थायी बस्तियाँ। टेम्परेरी सेटलमेंट के बारे में यहाँ पे बतला रहा है। टेम्परेरी सेटलमेंट्स मतलब हो गया अस्थायी बस्तियाँ। इसमें बतला रहा है अस्थायी बस्तियों में लोग थोड़े समय के लिए एक जगह पर रहते हैं। वे अपनी आजीविका की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वे आश्रय के लिए कच्चे घर बनाते हैं। जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ों में अस्थायी बस्तियां आम है, साधारण तौर पर मिलती है ऐसी जगहों में। ऐसी बस्तियां युद्ध या प्राकृतिक आपदा के दौरान भी पाई जाती है। अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोग आमतौर पर खेती, शिकार इकट्ठा करना या मवेशी पालन करते हैं। खानाबदोश और कुछ जनजातियां अस्थायी बस्तियों में रहती है। उसके बाद आगे यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बतला रहा है। परमानेंट सेटलमेंट्स अस्थायी बस्तियाँ, जिसको अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। कभी कभी समय के साथ अस्थायी बस्तियाँ अस्थायी बस्तियों का रूप ले लेती है। ऐसी बस्तियों में लोग रहने के लिए अस्थायी घर बनाते हैं। स्थायी बस्तियों में वहाँ रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरी सभी सुविधाएं होती है। अस्थायी बस्तियों को आगे शहरी बस्ती और ग्रामीण बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण बस्तियां कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सघन, बिखरी हुई, रैखिक और रेडियल। इस तरह की बस्तियां होती है। यहाँ कई तरह के टाइप्स बतलाए गए हैं। और कॉम्पैक्ट हो गया, स्कैटर्ड, लीनियर एंड रेडियल। तो आगे यहाँ पे इसके बारे में दिखाया जाएगा आपको। देखिए टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, जिसमें टेम्परेरी सेटलमेंट, टेम्परेरी में आपको कुछ भी चीज़ बतलाया नहीं गया। टेम्परेरी क्या होता है? अस्थाई होता है। तो अस्थाई बस्तियां जो होती है वो समय के साथ यहाँ से वहाँ बदलाव आ जाता है, इसीलिए इसमें कुछ भी चीज़ नहीं दिखाया गया है। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में जो होता है वो कहीं भी इधर उधर नहीं भटकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना सारा दिखाया गया। अर्बन सेटलमेंट में कन्वर्ट हो सकता है या रूरल, ग्रामीण में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद रूरल के बाद जो है इस तरह से ये कॉम्पैक्ट, स्कैटर्ड, लीनियर और रेडियल इस तरह के रूप ले सकती है। अर्बन सेटलमेंट्स, शहरी बस्तियाँ, यहाँ पे बतला रहा है इस पैराग्राफ, यह बतला रहा है शहरी बस्तियाँ घरों और सड़कों की एक जटिल संरचना होती है। उसमें कई तरह के सड़क होते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, संरचना होती है। ऐसी बस्तियों में ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जो उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवाओं जैसे द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र के व्यवसायों से जुड़े होते हैं। देखिए द्वितीयक या तृतीयक, इनहेबिट पीपल, प्रोफेशन, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर, तो इस तरह के उद्योग से वे जुड़े हुए होते हैं। शहरी क्षेत्रों की आबादी कुछ हज़ारों से लेकर लाखों और करोड़ों तक हो सकती है। शहरी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा होता है और इस
पैराग्राफ में यहाँ पे बतलाया गया है, नगरीय बस्तियों ने बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है। नगरीय मतलब बड़े जो सिटी जो कहलाते हैं उस तरह के, उसको अर्बन सेटलमेंट नगरीय बस्ती कहते हैं। विपणन, परिवहन, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधाओं के कारण इन बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार ये व्यवसाय और वाणिज्य का केंद्र बन गए हैं। रोजगार और अन्य सुविधाओं के आकर्षण के कारण नगरीय बस्तियों पर दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरों महानगरों में रहने वाले लोगों का दैनिक जीवन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य अक्सर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे सुविधाएं बहुत सारी मिलती है, लेकिन उन सुविधाओं की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं रोजगार की तलाश में, जिसके कारण वहाँ की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आगे यहाँ पे रूरल सेटलमेंट, रूरल मतलब हो गया ग्रामीण। इस पैराग्राफ में बतला रहा है ग्रामीण बस्तियाँ, रूरल सेटलमेंट ग्रामीण बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों को देहात या गांव के नाम से भी जाना जाता है। कंट्री साइड, नॉन एज कंट्री साइड और विलेज, देहात और गांव के नाम से भी जाना जाता है। ये भी घरों और सड़कों का एक मिश्रित ढांचा है। ऐसी बस्तियों में ज़्यादातर वे लोग रहते हैं जो कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाने, मवेशी पालन, मछली पकड़ने, वानिकी, शिल्पकला, व्यापार आदि जैसे गतिविधियों से जुड़े होते हैं। ग्रामीण बस्तियों की आबादी तुलनात्मक रूप से कम घनी होती है। यह कुछ सैकड़ों से लेकर हजारों तक हो सकती है। ग्रामीण बस्तियों में सभी निर्णय स्थानीय शासी निकाय पंचायत द्वारा लिए जाते हैं। वहाँ पे एक पंचायत राज चलता है जिसके द्वारा सभी फैसले किए जाते हैं। इस तरह के लोग ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं। और आगे इस पेज में, इस पैराग्राफ में बतलाया गया, इन रूरल एरियाज पीपल यूज लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ etc टू बिल्ड देयर हाउसेज। ग्रामीण इलाकों में लोग अपने घर बनाने के लिए स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, मिट्टी, पुआल आदि का इस्तेमाल करते हैं। उनके घर आमतौर पर पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, लेकिन हम विभिन्न ग्रामीण बस्तियों के घरों में बहुत भिन्नता पाएंगे। पहाड़ी और बरसाती इलाकों में घरों की छतें तिरछी होती हैं। बाढ़ वाले इलाकों में घर खंभों पर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले इलाकों में घरों में मोटी मिट्टी की दीवार और फूस की छत होती है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, रूरल सेटलमेंट कैन बी वेरियस टाइप्स लाइक कॉम्पैक्ट, स्कैटर्ड, लीनियर एंड रेडिकल। यहाँ पे पिक्चर बनाकर भी दिखाया गया है। ग्रामीण बस्तियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सघन, बिखरी हुई, रेखीय और रेडियल। रेडियल मतलब वो गोलाकार जो होता है उसी को बोलते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सघन बस्तियाँ। सघन मतलब जहाँ पे ज़्यादा नज़दीक नज़दीक में घर बने हुए हैं। सघन बस्तियों में घर एक दूसरे के बहुत पास पास बनाए जाते हैं। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है बिखरी बस्तियों में घर एक बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। बिखरी बस्तियाँ आमतौर पर पहाड़ी, जंगली या रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, घर जो होता है दूर दूर बने होते हैं। लीनियर सेटलमेंट, जिसको रेखीय बस्तियाँ कहते हैं, सड़क या नहर के किनारे विकसित होती है। किनारे किनारे पे बने होते हैं, लाइन से ये घर बने होते हैं। रेडियल सेटलमेंट, रेडियल बस्तियाँ तब तक विकसित होती हैं जब सड़कें एक ही बिंदु से सभी दिशाओं में फैलती है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर इसका दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कॉम्पैक्ट, इसमें घर जो है वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक बने हुए हैं। और ये है स्कैटर्ड सेटलमेंट, इसमें क्या है, इधर उधर बना हुआ है घर, सब एक जगह पे नहीं है। उसके बाद ये हो गया लीनियर। लीनियर मतलब रेखीय, जैसे ये कोई नहर अगर या कोई नदी बह रही है या कोई सड़क है, बड़ी सड़क है, तो उसके किनारे किनारे दोनों तरफ जो है घर बने होते हैं। और ये रेडियल, रेडियल जो है ये इस सर्कल तरह के आकार में ये घर बने होते हैं। अब आगे यहाँ पे दे रहा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब हो गया परिवहन। इसमें बतला रहा है परिवहन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से यात्रियों या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। पुराने समय में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाता था। पुराने समय में मनुष्य कहीं भी जाने के लिए अपने पैरों का ही उपयोग किया करता था। और इस पैराग्राफ में बतला रहा है
उन्होंने जानवरों को परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मनुष्य ने जानवरों पर चढ़कर जाया करते थे, घोड़े पर सवार होकर के। आज भी लोग जानवरों को परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैदानी इलाकों में गधे, घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल भार और लोगों को ले जाने के लिए किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में याक, लामा, खच्चरों का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रेगिस्तान में ऊँट परिवहन का मुख्य साधन है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। घने जंगलों में भारी लकड़ियाँ और भार ढोने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। भार ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों को बोझ ढोने वाले जानवर के रूप में जाना जाता है। कई सारे ऐसे जानवर हैं जो बोझ ढोने के काम आता है। और आगे इस पैराग्राफ में बतला रहा है, पहिए के आविष्कार ने परिवहन को आसान और तेज बना दिया। पहिए के आविष्कार ने नई खोजों और आविष्कारों के साथ परिवहन के विभिन्न उन्नत साधन अस्तित्व में आए। आधुनिक युग में परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण साधन रेलवे, मोटर वाहन, जहाज और हवाई जहाज हैं। वे आज मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं क्योंकि वे समय के साथ साथ ऊर्जा भी बचाते हैं। कम समय लगाते हैं और कम टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं और कम ऊर्जा खर्चा होता है। आगे यहाँ पे बतला रहा है, यहाँ हम परिवहन के प्रमुख साधनों का अध्ययन करेंगे जिन्हें निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है। देखिए, लैंड ट्रांसपोर्ट है, रोडवे एंड रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, सी रूट्स, पाइपलाइन, एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पे इस फिगर को बतलाया गया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट में इतना सारा चीज़ दिया हुआ है, वाटर ट्रांसपोर्ट में ये दिया हुआ है, इसके इतने पार्ट हो सकते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट में सिर्फ वो अकेला है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में सबसे पहले दिया जा रहा है। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज के बारे में बतला रहा है, भूमिगत परिवहन, जमीन से जुड़ा हुआ। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवे। स्थल परिवहन में सड़क मार्ग और रेल मार्ग शामिल है। सड़क मार्ग यहाँ पे बतला रहा है, सड़कें परिवहन का सबसे पुराना साधन है। समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली लेह सड़क दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। ये एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आगे बतला रहा है, रोड के मेटल्ड और अनमेटल्ड। रोड पक्का और कच्चा हो सकता है। दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। वे डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करते हैं। रोड सर्विसेज, छोटी यात्राओं के लिए सड़क सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है। छोटी यात्राओं के लिए हम उसी का उपयोग करते हैं। और आगे पेज पे देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है। तो ये सड़क मार्ग का पिक्चर दिखाया गया। पूरे भारत में सड़क मार्ग किस तरह से फैला हुआ है ये दिखाया गया है। यहाँ पे जितने भी हाईवे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, उसको दिखाया गया है। और इसमें बतलाया जा रहा है, दुर्गम क्षेत्रों में सड़क परिवहन की उपलब्धता के कारण यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दूर दूर तक हम इससे सफ़र कर सकते हैं। पहाड़ी, उबड़ खाबड़ और अन्य कठिन भूभागों पर भी सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं। ऐसे जगहों में भी बनाया जा सकता है। निजी वाहन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी सड़कें सुविधाजनक होती है। निजी वाहन में यात्रा करने वाले लोग अपनी सुविधानुसार मार्ग चुन सकते हैं और जहां चाहे वहां रुक सकते हैं। अपनी निजी वाहन चलाने का सभी को अधिकार है। सिर्फ रेल ट्रेन चलाने का अधिकार लोगों को नहीं है। वहां सिर्फ सरकारी रेल ही चल सकती है। इस पेज में और आगे इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस पैराग्राफ में बतलाया जा रहा है, देश की महत्वपूर्ण सड़कों को राजमार्गों के रूप में विकसित किया गया है। राजमार्गों मतलब हाईवे के रूप में विकसित किया गया है। राजमार्ग लंबी सड़कें हैं जो दूर दूर के स्थानों को जोड़ती है। राजमार्ग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इन पर बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं और बड़ी मात्रा में माल औद्योगिक और उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। इस पैराग्राफ में यहाँ पे बतलाया जा रहा है, राजमार्ग दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग वे सड़कें हैं जो किसी राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर दराज के स्थानों को जोड़ते हैं
और इस पैराग्राफ में बतला रहा है अंडरग्राउंड रोड्स आर कॉल्ड सबवे। भूमिगत सड़कों को सबवे कहते हैं। भूमिगत अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे। सबवे का निर्माण भारी यातायात वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसका निर्माण सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किया जाता है। और आगे इस पैराग्राफ में बतला रहा है फ्लाईओवर और ओवरपास। फ्लाईओवर, ओवरपास मतलब ऊपर से जो है पुल जैसा बनाया जाता है। ओवरपास व्यस्त सड़कों या रेलवे पटरियों को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। और यहाँ पे रेलवे के बारे में अब बतलाया जा रहा है। रेलवे, रेल मार्ग। इट इज़ कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स बिटवीन डिस्टेंस्ड प्लेस बाय रेलवेज। रेलवे द्वारा दूर दूर के स्थानों के बीच भारी माल का परिवहन करना सुविधाजनक है। पहले प्रकार की रेलगाड़ियां भाप इंजन द्वारा संचालित होती थी। बाद में भाप इंजन की जगह डीजल इंजन और बिजली इंजन ने ले ली है। तो ये अभी दोनों प्रकार की इंजनें वर्तमान में आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बतलाया जा रहा है, कई सारे पॉइंट हैं। रेलवे लंबी दूरी की यात्रा के लिए त्वरित और सस्ता पाया जाता है, ये सुविधाजनक होता है। दूसरे पॉइंट में बतला रहा है तीव्र गति की रेल सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों के लिए यह सुविधाजनक हो गया है। तीसरे नंबर में मैदानी इलाकों में रेलवे का मजबूत नेटवर्क देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का सूचक है। फोर्थ नंबर में पहाड़ी या अन्य दुर्गम क्षेत्रों में रेल मार्ग विकसित करना कठिन है। फिफ्थ नंबर में दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से 9,332 किलोमीटर की दूरी पर जोड़ता है। सिक्स्थ नंबर में दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन जापान में है, जो टोक्यो से ओसाका की दूरी 4 घंटे में तय करती है। सेवन्थ नंबर में भारत में पहला रेल मार्ग 1853 में बम्बई और थाने के बीच शुरू हुआ था। यह अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया था, उस समय हमारा देश गुलाम था। 8वें नंबर में भारत में चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें देश की सबसे तेज़ ट्रेनों में से है। 9th नंबर में भारत में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। आगे पेज पे बस पॉइंट इसका इतना ही है। देखिए यहाँ पे ये इंडियन रेलवे नेटवर्क, भारतीय रेलवे नेटवर्क के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। रेल ट्रेनों के लिए जो किस किस तरह की रेलवे मार्ग बनाया गया है, ये आपको रेड लाइन में दिखाया गया है। और यहाँ पे अब स्टार्ट होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, जल मार्ग जिसको बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। और इसमें यहाँ पे बतला रहा है जल परिवहन भी मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने परिवहन साधनों में से एक है। प्राचीन काल में भी लोग जलमार्ग का इस्तेमाल किया करते थे। लोग नदियों, नहरों और समुद्रों में स्टीमर, नाव, जहाज आदि के रूप में जल परिवहन का उपयोग करते रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है जल मार्ग दूर दराज के स्थानों तक भारी माल के परिवहन के लिए उपयुक्त होता है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसमें आपको पैसे बहुत कम लगते हैं, लेकिन समय इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण पैसे इसमें कम लगते हैं। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है जल मार्ग के बारे में। इसमें और भी पॉइंट है। जल परिवहन का मुख्य नुकसान यह है कि यह बहुत धीमा चलता है, यह वेरी स्लो, धीरे धीरे चलता है, बहुत समय लगता है इसमें। इसके अलावा यह केवल तटीय क्षेत्र में स्थित स्थानों को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है। किनारे किनारे को जोड़ता है, उसके बाद फिर हमें रोड मार्ग का उपयोग करना पड़ता है। जल परिवहन 2 प्रकार का होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग। इनलैंड वाटरवेज, सी रूट्स। सबसे पहले इनलैंड वाटरवेज के बारे में दिया गया है। इसमें 2 पॉइंट दिया गया है। नदियों या नहरों से होकर गुजरने वाले मार्गों को अंतर्देशीय जलमार्ग कहा जाता है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में अंतर्देशीय जलमार्ग मौजूद है। सी रूट्स, इसमें कई सारे पॉइंट दिए गए हैं। सी रूट्स समुद्री मार्ग, इसे बतला रहा है समुद्री मार्गों का उपयोग एक देश से दूसरे देश तक माल परिवहन के लिए किया जाता है। ये मार्ग बंदरगाहों से जुड़े हुए होते हैं। बंदरगाहों मतलब पोर्ट्स, सी पोर्ट्स कहा जाता है। सुएज नहर और पनामा नहर दुनिया के प्रसिद्ध जलमार्ग हैं। इन 2 जलमार्गों ने
महाद्वीपों के बीच की दूरी कम कर दिया है और ये दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्ग हैं। आगे इसमें इस पॉइंट में बतलाया गया है कुछ अन्य प्रसिद्ध जलमार्ग हैं। एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन, कैप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, रॉटरडैम। इस तरह के इतने सारे इंटरनेशनल पोर्ट हैं जो एक महादेश को दूसरे महादेश से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह का ये बड़ा शिप हो गया और ये जो है आपको ज़्यादातर माल ढोने का जो शिप है उस तरह का हो गया। इसमें दोनों तरह की चीज़ें जाता है, सामान भी जाता है और लोग भी जाते हैं। इसमें ज़्यादातर सामान ले जाने के लिए उपयोग होता है। और यहाँ पे बतलाया जा रहा है पाइपलाइंस एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन का उपयोग किस तरह से होता है यहाँ पे बतलाया जा रहा है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पानी और गैसोलीन के परिवहन के लिए पाइपलाइनें बिछाई जाती है। ये क्या है, इसमें इस तरह से होने से क्या होता है कि वो 24 आवर हम किसी भी चीज़ को भेज सकते हैं, जो लिक्विड चीज़ें हैं उसको भेज सकते हैं। आगे यहाँ पे है HBJ पाइपलाइन 1760 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है। उसके बाद एयरवेज वायु मार्ग के बारे में बतलाया गया है। हाल के वर्षों में वायु परिवहन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कई पॉइंट्स दिए हुए हैं। वायु मार्ग परिवहन का सबसे तेज लेकिन सबसे महंगा साधन है। समय बचाता है, इसीलिए इसमें पैसे अधिक लगते हैं। पहाड़, समुद्र, जंगल आदि हवाई जहाज़ों के लिए कोई बाधा नहीं। पहाड़ी इलाकों जैसे कठिन इलाकों में हवाई मार्ग महत्वपूर्ण है, जहां सतही परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। मतलब रोड से जहां नहीं पहुंचा जा सकता, वैसे जगहों के लिए वायु मार्ग का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें और भी कई पॉइंट्स दिए गए हैं और ये पॉइंट्स एक एक करके मैं बतलाता हूँ। वायु मार्ग के विकास के कारण विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सुविधाजनक हो गई है। वायु मार्ग मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायु मार्ग शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के व्यापार में उपयोगी होते हैं। हवाई अड्डों का निर्माण विभिन्न वायु मार्गों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें हवाई अड्डे इस तरह के बनाने पड़ते हैं जो काफ़ी खर्च करके बनाया जाता है और ये बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। देखिए यहाँ देश के अंदर कितनी सारी जगह है, लेकिन इसमें से इंटरनेशनल जो होगा वो सभी नहीं होगा, इंटरनेशनल कम ही होते हैं। और इसमें सिर्फ इतना पिक्चर ही दिया हुआ है। और आगे इस पेज पे यहाँ पे बतला रहा है सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है कुछ बतलाया गया यहाँ पे। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो, मॉस्को, नई दिल्ली, फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर, रियो डी जेनेरो। ये जो है कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। और यहाँ पे अब आ गया है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार, संचार के साधन, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे बतला रहा है संचार का अर्थ है सूचना और समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की प्रणाली, सिस्टम, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बतला रहा है पुराने समय में लोग संदेश भेजने के लिए घोड़े पर सवार दूतों और कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। वे संकेत भेजने के लिए ढोल और धुएं का भी इस्तेमाल करते थे। पॉइंट नंबर 2 में बतला रहा है सूचना प्रेषित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण माध्यम हैं डाक और तार प्रणाली, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। थर्ड पॉइंट में बतला रहा है समाचार पत्र, टेलीविज़न और रेडियो को जनसंचार माध्यम कहा जाता है क्योंकि ये हमें एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों से संवाद करने में मदद करते हैं। फोर्थ नंबर में पहला समाचार पत्र 17वीं शताब्दी में छपा था। फिफ्थ नंबर में बतला रहा है डाक और तार प्रणाली 18वीं सदी के अंत में शुरू हुई। इसी युग में टेलीफोन अस्तित्व में आया। छठवीं नंबर में बतला रहा है 20वीं सदी में टेलीविज़न और टेलीफोन लोगों के घरों में आम हो गए। सेलफोन और स्मार्टफोन भी लोकप्रिय हो गए 20वीं सदी।
और 8वें नंबर में बतला रहा है उपग्रह संचार प्रणाली हमें दूर स्थानों पर घटित होने वाली घटनाओं को तुरंत देखने और सुनने की सुविधा प्रदान करती है। 8वें नंबर में बतला रहा है उपग्रह संचार प्रणाली का उपयोग टेलीविज़न कार्यक्रमों के प्रसारण, दूरसंचार सुविधाओं, मौसम पूर्वानुमान, तेल अन्वेषण और खनिजों के दोहन के लिए किया जाता है। सैटेलाइट सुविधा जो है मोबाइल के लिए अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में सभी देशों में सैटेलाइट सुविधा होगा, जिसमें कि जो टावर लगाए जाते हैं नेटवर्क टावर, उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम सैटेलाइट से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में बतला रहा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। उपग्रह संचार प्रणाली, उपग्रह संचार प्रणाली ने संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यह प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हो गई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना का सीधा प्रसारण करने के लिए मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रेषित किया था। इसके बाद भास्कर, रोहिणी, एप्पल इनसेट 1, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C और इनसेट 1D प्रेषित किए गए। इतने सारे इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। ये सभी उपग्रह वर्किंग कंडीशन में अभी वर्तमान में हैं। और आगे यहाँ पे इसके और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। 9वें पॉइंट में यहाँ पे बतला रहा है 21वीं सदी में इंटरनेट ने संचार में क्रांति ला दी है। ईमेल संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका बन गया है। ब्लॉग, सोशल मीडिया जैसे संचार के नए नए माध्यम भी सामने आए हैं। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो न केवल सूचना प्रदान करता है बल्कि हमारे जीवन को अधिक आरामदायक भी बनाता है। 11वें नंबर में कंप्यूटर रेलवे और हवाई जहाज़ के टिकट और होटल बुक करने में मदद करते हैं। कंप्यूटर ने सीखने और मनोरंजन के नए तरीके भी प्रदान किए हैं। और इस पैराग्राफ में यहाँ पे लास्ट में बतला रहा है परिवहन और संचार के विकास से विशाल दूरियां कम होने से विश्व एक छोटी इकाई बन गया है और इस प्रकार भारत को एक वैश्विक शक्ति बनने में मदद मिली है। समरी यहाँ पे दिया हुआ है, समरी सारांश जिसको बोलते हैं, और इसमें पॉइंट बाय पॉइंट बतलाया गया है मानव जीवन के व्यवस्थित विकास में बस्तियों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस पॉइंट में बतलाया जा रहा, सेकेंड पॉइंट में है मानव बस्तियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्तियाँ और शहरी बस्तियाँ। आगे पॉइंट पे है ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक व्यवसायों से जुड़े होते हैं जबकि शहरी बस्तियों के लोग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों से जुड़े होते हैं। अगले पॉइंट पे है ग्रामीण बस्तियों कच्चे माल का उत्पादन करती है जिन्हें शहरी बस्तियों में उद्योगों के उपभोग्य उत्पादों में संसाधित किया जाता है। अगले पॉइंट पे परिवहन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। अगले पॉइंट पे रेल परिवहन और सड़क परिवहन भूमि परिवहन के 2 मुख्य रूप हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हवाई परिवहन अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं, दुर्गम क्षेत्रों तथा समुद्रों और महानगरों की यात्राओं के लिए उपयुक्त है। भारी सामान ले जाने के लिए जल परिवहन तुलनात्मक रूप से सस्ता है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन की योजना बनाई गई है। और अंत में इसमें सुएज कैनल, सुएज नहर और पनामा नहर मानव द्वारा विकसित विश्व प्रसिद्ध जलमार्ग हैं। यहाँ से इस चैप्टर का एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज लेड बिटवीन, भारत में पहली रेलवे लाइन किसके बीच बिछाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई एंड ठाणे। सेकेंड नंबर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नॉट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है? तो नहीं है, श्रीनगर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट गलत है। रिगार्डिंग एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए गलत है। वायु परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोर टू डोर। इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, तो घर घर जाकर ये सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। उसके बाद 4th नंबर में द लेंथ ऑफ द HBJ पाइपलाइन इज, इसकी लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 1760 किलोमीटर।
और यहाँ पे उसी तरह का MCQ के जैसा ही क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे 2 विकल्प दिया गया है। पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर मेनली एंगेज्ड इन डेस्ट ऑक्यूपेशन, किस तरह के ऑक्यूपेशन वो अपनाते हैं जो गाँव में रहते हैं, तो ये हो जाएगा प्राइमरी, प्राथमिक ऑक्यूपेशन अपनाते हैं। उसके बाद कम्युनिकेटिंग विथ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जनसंचार। द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड इज द, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है, तो ये हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और नेक्स्ट में इसमें कम्युनिकेशन हैज ब्राउट अबाउट रेवोल्यूशन चेंज इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये हो जाएगा सैटेलाइट। सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन में क्रांति आ गई। उसके बाद द मनाली लेह रोड इज़ लोकेटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 10 मीटर्स अबव द सी लेवल, समुद्र तल से मनाली लेह सड़क समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई, कितने मीटर की ऊंचाई है यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, ये है या ये है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 4270 मीटर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया है। अर्बन सेटलमेंट्स में एक्सटेंड फ्रॉम ए स्मॉल टाउन टू ए मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा। शहरी बस्तियाँ एक छोटे शहर से लेकर महानगर तक फैली हो सकती हैं, तो ये ट्रू है। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट एंड स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी सही है। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ फास्टर देन रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट फास्टर देन रेलवे, तो ये सही नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय पोल्यूशन, तो प्रदूषण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, तो ये सही है, यहाँ पे सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है। स्यूज कैनल, स्वीज नहर जो है वो हो जाएगा वाटरवेज, इसके द्वारा कई सारे शिप वगैरह चलते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक बॉक्स में दिया गया है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है नेशनल हाईवे है। आर्यभट्टा क्या है, ये ग्लोबल नेटवर्क नहीं, फर्स्ट सैटेलाइट, ये फर्स्ट सैटेलाइट है। उसके बाद इंटरनेट जो है वो ग्लोबल नेटवर्क हो जाएगा। HBJ ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन कंप्लीट हो गया। और इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है। इन सभी का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूँगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिन लोगों के हिंदी बुक है उनके आंसर नहीं दिए हुए होते हैं, तो आंसर इसमें जो ये पजल दिया हुआ है तो उसका आंसर इंग्लिश बुक में दिया हुआ रहता है, लास्ट में आप देख सकते हैं। अगर हिंदी बुक में है तो आप यहाँ से उसका आंसर देख सकते हैं। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।